जग में कलम उठाने वालों, अपनी स्याही के रग रग में ऐसा श्याम रंग करमवीर भर दो, जो प्रेम रास तो किया करे, पर सबसे ऊपर सबसे उठकर जीवन के ओर छोर में, बिंदु बिंदु वर्ण वर्ण अक्षर अक्षर में अपने कर्तव्य धर्म को जिया करे। सबों को विरोध का अधिकार है, प्रजातंत्र में मतभेद तो श्रृंगार है। और कंप्यूटर साइंस में फिर करके और फिर नौकरी शुरू की, तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। 2015 में जब मोदी जी गए थे कैलिफोर्निया और सैन होजे में उनका भाषण होना था, तो उनकी वेलकम कमेटी में मैं था और एक माइक्रोफोन था वहाँ पर, उसमें मैंने सिर्फ भारत माता की जय कहना शुरू कर दिया। आज आपको मैं एक ऐसे इंजीनियर से मिलाने जा रहा हूँ जो 28 वर्षों से कैलिफोर्निया में रहते हैं, मगर भारत और हिंदी के लगाव ने उन्हें एक कवि बना दिया। इन्होंने अमेरिका में कई अहम अवसर पर अपनी कविताओं से लोगों के मन को मोह लिया है। अभी इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है माँ, मन और माटी। एक कविता भगवान श्री कृष्ण पर है, ठीक है। जन्माष्टमी का दिन था, उनको लगता है कि 2020 की बात है। जन्माष्टमी के दिन एक इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण पर एक कविता लिखें। तो लगा कि इतना परिचित विषय है श्री कृष्ण का कि इस पर क्या लिखा जा सकता है। तो अचानक एक राधा का नाम याद आया और तब पता नहीं कैसे लगा कि आराधना शब्द ध्यान में आया। तो लगा कि आराधना में राधा है, इसी भाव से ये कविता शुरू होती है। और उसको आप देखेंगे कि मोहन मोहन तुमने राधा को सस्नेह कहा, आराधा तो राधा आराधना आराध्या हो गई, है ना। मोहन तुमने राधा को सस्नेह कहा, आराधा तो राधा आराध्या आराधना हो गई। तुम्हारे प्रेम उपसर्ग को पाकर, तुम्हारी प्रेम संधि में समाहित होकर, तुम्हारे प्रेम समास में सम्मिलित होकर। फिर याद आया कि उनका दूसरा नाम भगवान का है मधुसूदन। तो उस पर क्या कहा जाए। मधुसूदन तुमने युधिष्ठिर को सत्य बनाया, इसमें देखेंगे भाव को आप, और ईश्वर की व्यापकता को और ईश्वर का जो निमित्त है उसको भी आप देखेंगे। सारी अवधारणाएं एक साथ आपको सांकेतिक रूप से मिल जाएंगी। मधुसूदन तुमने युधिष्ठिर को सत्य बनाया, तुमने अर्जुन को कर्म बनाया, और यूं तुमने कर्म को सत्य का अनुज बनाया और सत्य को कर्म के प्रति उत्तरदायी बनाया। क्योंकि याद कीजिएगा, जब भगवान से पूछा जाता है कि आप पांडवों में कौन हैं, तो वो ये नहीं कहते मैं पांडवों में युधिष्ठिर हूँ, वे कहते हैं मैं पांडवों में अर्जुन। मगर तब युधिष्ठिर भी हैं सत्य के वो धर्म पुरुष माने जाते हैं। तो इन सबों को की एक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए ये पंक्तियां हैं कि मधुसूदन तुमने युधिष्ठिर को सत्य बनाया, तुमने अर्जुन को कर्म बनाया, और यूं तुमने कर्म को सत्य का अनुज बनाया और सत्य को कर्म के प्रति उत्तरदायी बनाया। तीसरा परिच्छेद है श्री कृष्ण। तुमने कालिया दह में व्याल मर्दन के लिए बांसुरी बजाई, तुमने कालिया दह को कर्म दिया। तुमने वृंदावन में गोपियों के लिए बांसुरी बजाई, यूं तुमने वृंदावन को प्रेम दिया। यूं तुमने कर्म से प्रेम तक की यात्रा पूरी कर दी। अंतिम परिच्छेद है, इस पर ध्यान आया कि भगवान को सुदर्शन भी कहा गया है। इसकी क्या व्याख्या हो सकती है? तो छोटी सी व्याख्या इसकी देखिए। सुदर्शन अपने चक्र की आभा में, सुदर्शन चक्र अपने चक्र की आभा में अपने कर्म के दर्शन में दमक कर तुम दर्शनीय सुदर्शनीय हो गए। तुम आराध्य
अर्घ्य हो गए। ये श्री कृष्ण की थैंक यू। भाई शायर लोग जो है वो आशिक मिजाज होता है, विदाउट रोमांस नो कविता। तो इनका इश्क जो है ऊपर वाले से है, तो इनका इश्क जो है वो बड़े आला दर्जे का है। इनसे मेरी कुछ व्यक्तिगत बातें हुई। बातें बहुत दिलचस्प थीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ थोड़ी देर और वक्त गुजारा जाए और चाय पी जाए। मैंने लाइक साइंस कॉलेज में पढ़ाई की ISC में। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में आया जो अब NIT पटना हो गया है। तो वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मगर शुरू से ही क्रिएटिव राइटिंग, डिबेट, हिंदी साहित्य, इन सबों में रुचि थी। मगर और उस समय में बचपन में कुछ कविताएं लिखते थे। और फिर बाद में क्या हुआ कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो कुछ परिचितों के, कुछ पत्रकारों के संसर्ग में आए, कुछ भी डिबेट वगैरह में कहीं मुलाकात हुई। उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी रुचि जगी लिखने की, क्योंकि एक मेरे दोस्त हैं, वो अभी मतलब काफ़ी अच्छी कविताएँ भी लिखते हैं, पत्रकार भी रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन बातचीत में कहा कि भाई आप जो बोलते हैं उसको लिखते क्यों नहीं। मैंने कहा कि लिखेंगे कौन, पढ़ेगा कौन और छापेगा कौन। तो वो चूँकि खुद पत्रकार थे और उन्होंने कहा कि आप लिखिए ना, आप लिख करके मुझको दीजिए और मैं देखता हूँ। तो उन्होंने पहला लेख, वो पाटलिपुत्र टाइम्स उस समय था, हमारी बात होगी करीब 93-94 की या कुछ ऐसे ही या 95 की। तो उन्होंने पहला लेख मेरा छापा था पाटलिपुत्र टाइम्स में, जस्ट एडिटोरियल पेज के बगल में। उसके बाद फिर मैंने कुछ साहित्यिक समालोचनाएँ और फिर यहाँ की मतलब कुछ राजनीतिक घटनाओं पर, बाद में चारा घोटाला वगैरह आया तो उसमें काफ़ी मतलब खोजी पत्रकारिता मैंने की थी। और बहुत मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में काफ़ी उस समय लिखा था मैंने, तो काफ़ी अच्छी पत्रकारिता। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया था और दिल्ली जा कर के गया तो था कि मैं इंजीनियरिंग में कोई नौकरी वगैरह करूँगा, लेकिन ऐसे ही चला गया दूरदर्शन। और दूरदर्शन में ऐसे ही कुछ परिचय हो गया, बातचीत करते हुए कुछ परिचय हो गया और फिर वहाँ कार्यक्रम बनाने लगा। और ठीक 1 महीने बाद, यहाँ से जाने के ठीक 1 महीने बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम मेरा था और मैं उसको संचालित कर रहा था, एंकर कर रहा था और दूरदर्शन पर, और मैंने किया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी मौका दिया मुझे। तब एक नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ करता था, नई दिल्ली दूरदर्शन से एक दृष्टि करके, तो उसके बहुत सारे कार्यक्रम मैंने संचालित किए थे सामाजिक और राजनीतिक विषयों से। उसी में अच्छे काफ़ी प्रसिद्ध लोगों से, राजेश खन्ना और वगैरह वगैरह, जगमोहन जो मंत्री हुआ करते थे, जो कश्मीर के गवर्नर भी थे, उनसे बहुत धमाकेदार इंटरव्यू मैंने लिया था। तो ये सब हुआ, पत्रकारिता मैंने की। फिर मैं अमेरिका गया और वहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस, वहाँ तो लगा कि वो मतलब ना मेरे पास वो एक्सेंट है, ना वहाँ की पत्रकारिता का कोई अनुभव है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या पढ़ सकता हूँ, पता नहीं, वैसा कोई क्षेत्र मिलेगा नहीं। तो कंप्यूटर साइंस मैंने किया और कंप्यूटर साइंस में फिर करके और फिर नौकरी शुरू की, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। और फिर वहाँ पे आगे चल करके कुछ वर्षों के बाद मतलब जेमिनी वगैरह में था और फिर आगे चल करके मैंने अपनी सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग की, अपनी कंपनी खोली। फिर क्या हुआ कि इस बीच में कहीं कहीं मैंने लिखा था, मतलब कुछ एक पत्रिकाओं में, वहाँ के जैसे इंडिया करेंट्स करके एक पत्रिका है बे एरिया में, कैलिफोर्निया में, तो वहाँ पर उन लोगों ने एक फीचर स्टोरी डाली थी जो काफ़ी चर्चित हुई। तो वो था, कभी कभी इधर उधर अखबारों में लिखा करते थे, लेकिन लिखने से मेरा संबंध वस्तुतः टूट सा गया था, लेकिन पढ़ना नहीं छूटा था, और ख़ास करके साहित्य का पढ़ना नहीं छूटा था। 2015 में जब मोदी जी गए थे
कैलिफोर्निया और सैन होजे में उनका भाषण होना था, तो उनकी वेलकम कमेटी में मैं था। मैं आया, मैंने एक छोटी सी कविता मोदी जी पर लिखी थी और लोगों को सुनाई भी थी वहाँ पर कभी। उसकी अंतिम 4 पंक्तियाँ उस समय तो काफ़ी चैनल पर चली थी, यहाँ तक कि अंग्रेजी चैनल पर भी चली थी। वो जो कि पंक्तियाँ क्या थी? वो सुना देता हूँ मैं, और उसका संदर्भ भी बड़ा गजब सा था, लेकिन आपको पता लग जाएगा संदर्भ क्या था। और खालिस्तानियों की बड़ी भीड़ थी और उसमें उनका वो मोदी जी को गाली दे रहे थे, भारत को गाली दे रहे थे, ये सब उनका चल रहा था धंधा। और चूँकि पत्रकारिता में मेरा थोड़ा अनुभव था, तो मैंने जो जितने भी इंटरनेशनल पत्रकार लोग थे, मैंने सबों से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि भाई आप दिखाइए खालिस्तानियों को, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप दूसरा पक्ष भी दिखाइए, कम से कम बात तो कीजिए, उनके तर्क तो सुनिए जो भारत के पक्ष में लोग। किसी ने सुनने से इनकार कर दिया, किसी ने मतलब सबों ने नकार दिया। ये स्थिति है पत्रकारिता की पूरे विश्व के स्तर पर। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने लिया और एक माइक्रोफोन था वहाँ पर, उसमें मैंने सिर्फ भारत माता की जय कहना शुरू कर दिया। काफ़ी भीड़ जम गई और खालिस्तानियों की आवाज़ उसमें दब सी गई। तब तक इस बीच में एक आकाश सोनी हुआ करते थे उस समय में, पता नहीं न्यूज़ 18 या कुछ ऐसा था, या IBM न्यूज़ 18 कुछ ऐसा था, IBM, तो बस तो उसमें थे। तो एक दिन पहले उनसे कुछ बातचीत हुई थी, मैंने कुछ कविता वगैरह उनको सुनाई थी। उन्हें कहा सतीश जी, इस संदर्भ में खालिस्तानियों का जो विरोध चल रहा है, उस संदर्भ में आपको कुछ कहना है क्या? तो मैंने 4 पंक्तियाँ उसी कविता की उद्धृत की थी, और उस पर एक माहौल था, एक माहौल बन गया, और माहौल कभी कभी होता है। तो मैंने वो पंक्तियाँ ऐसी थी, मैंने कहा कि देखिए आकाश जी, सबों को विरोध का अधिकार है, सबों को विरोध का अधिकार है, प्रजातंत्र में मतभेद तो श्रृंगार है, पर विरोध हैं, अवरोध हैं, प्रतिरोध हैं, और मोदी गति है, सुगति है, सुमति है, प्रगति है। और ये पंक्ति उनको अच्छी लगी, तो और वो समझिए एक ऐसा माहौल था, लोग थे और सारे के सारे लोग जो है ना वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब कहने लगे। तो एक ऐसा माहौल बन गया और वो काफ़ी चला, बहुत सारे चैनल्स पे चला उस समय में। यहाँ तक कि वो माहौल देख करके एक अंग्रेजी चैनल वाले मेरे पास आए और कहे कि आप इन पंक्तियों को मेरे लिए कह दीजिए। मैंने कहा कि आपके ऑडियंस तो हिंदी समझते नहीं है। नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, आप ये पढ़ दीजिए इसको। तो फिर वही हुआ, फिर भारत माता की जय, वंदे मातरम और ये सब चला और कविता पढ़ी गई और उन्होंने उसको टेलीकास्ट किया। मगर और एक दुर्घटना हुई, बड़ी दुर्घटना मेरी व्यक्तिगत रूप से मेरे परिवार की। 2015 के अंत में पता लगा कि मेरी माँ को कैंसर था और उसके बाद 2016 में उनका देहांत हो गया। तो मैं विक्षुब्ध था, मतलब अन्यमनस्क रहता था, काम करने में मन नहीं लगता था। तो एक माँ पर मैंने एक लंबी कविता उस समय में अक्टूबर के आसपास लिखी थी, और दर्द भरी कविता माँ की भूमिका पर, माँ के प्रति मेरे भाव की, और इसकी पुस्तक में है। इस पुस्तक में जो अंतिम कविता है वो माँ पर ही है, और कई कविताएं हैं माँ पर, लेकिन वो वाली जो कविता थी वो अंतिम माँ वाली कविता। लंबी थोड़ी कविता है, और वैसे भी माँ कभी छोटी होती नहीं है, इसलिए माँ पर कविता है और लंबी है। और इसलिए मेरा बहुत मन था कि जब मैं ये किताब लिखने लगा था, जब ये किताब प्रकाशित होने को आई, तो मैंने इसका पहला नाम शीर्षक का माँ ही रखा, माँ का था, माँ, मन और माटी। इसलिए माँ, उस कविता से जुड़ाव भी है उसका, और माँ से जुड़ाव भी है। और माँ दुनिया की हर माँ हो सकती है, और भारत माता भी है। मेरे भारत भी एक कविता है यहाँ पर। फिर 2022 में मैंने ये पुस्तक, करीब 102-103 कविताएं हैं इसमें, और हर एक विषय पर कविता है, और हर एक विषय पर, वो प्रेम पर भी है, प्रकृति पर भी है, राजनीति पर भी है। मेरे विचार भी मिलेंगे, आपकी असहमति भी हो सकती है, लेकिन मैंने जो कुछ भी महसूस किया उसको बहुत स्पष्ट रूप से रखा। मैंने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की कि जब आप कलम उठाते हैं तो आप न वाम के होते हैं न दक्षिण के होते हैं, आप केवल सच के होते हैं।
और इसी भाव से खादी और कलम तक, खादी से कलम तक एक कविता भी इसमें संग्रहित है। उसमें ये है कि जग में कलम उठाने वालों अपनी स्याही के रग रग में ऐसा श्याम रंग करमवीर भर दो जो प्रेम रास तो किया करे, पर सबसे ऊपर सबसे उठकर जीवन के ओर छोर में बिंदु बिंदु वर्ण वर्ण अक्षर अक्षर में अपने कर्तव्य धर्म को जिया करें। बात जब भी मैं लिखता हूँ तो बात पक्ष या प्रतिपक्ष की नहीं होती है, बात सच की होती है, और वो हो सकता है कि आप उससे असहमत हो, ये स्वाभाविक है, मगर मेरे दिमाग में वही रहा। तो राजनीति पर भी कविताएं हैं, जैसे बौद्धिक वर्ग से मेरी असंतुष्टि है, और इसीलिए आप देखेंगे कि मैंने परिचय में भी लिखा है कि मैं मूल रूप से अशिक्षित हूँ, क्योंकि मुझे एक कविता है इसमें, ये पढ़े लिखे लोग, और उसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं, शुरुआती पंक्तियां हैं, बड़ी संख्या में ये पढ़े लिखे लोग भ्रष्ट नहीं होते, सच कहिए तो ये भ्रष्टाचार होते हैं। तो आपको अंतिम 4 पंक्तियां उसमें जो हैं वो इस तरह की आई हैं कि मानसरोवर से लेकर मज़ारों तक मर्यादाएं या तो ठिठुर रही हैं या दफन हो गई। या एक बौद्धिक भ्रष्टाचार कविता है, तो उसमें कुछ ऐसी पंक्ति आती है एक जगह कि हमारे समय युग का बौद्धिकता का यह निर्मम खेल हमारे समय युग का सबसे शातिर भ्रष्टाचार है। और मैं ये केवल भारत के संसर्ग में नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका में भी रहकर मैंने देखा और बाहर भी मैं गया, तो इन सबों के सम्मिलित अनुभव पर एकत्रित अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि बौद्धिक वर्ग का भ्रष्टाचार सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और बौद्धिकता का जो क्रय विक्रय होता है, जो खरीद बिक्री उसकी होती है, वो सबसे घृणित भ्रष्टाचार है, और सबसे अपने आयाम और असर में, अपने आकार प्रकार में सबसे रूढ़ और शातिर, जैसा मैंने कहा, वो भ्रष्टाचार है। और एक बात और कहना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई इधर जग में कलम उठाने वालों अपनी स्याही के रग रग में ऐसा श्याम रंग, स्याही और श्याम है ना, तो ऐसा श्याम रंग कर्मवीर भर दो जो प्रेम रास तो क्या करे। श्री कृष्ण को याद कीजिएगा। जग में कलम उठाने वालों अपनी स्याही के रग रग में ऐसा श्याम रंग कर्मवीर भर दो जो प्रेम रास तो किया करे, पर सबसे ऊपर सबसे उठकर जीवन के ओर छोर में बिंदु बिंदु वर्ण वर्ण अक्षर अक्षर में अपने कर्तव्य धर्म को जिया करे। और वही लेखन का भाव।